हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपके लिए लूसेंट बुक चला रखी है और आप इसका अध्ययन करते रहे। जब आप इन वीडियो को देखें तो आपके पास क्या है, लूसेंट बुक आपके पास होनी चाहिए और एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। उसमें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते हुए चल रहा हूँ उसे आप अंडरलाइन करें, बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है उसे आप नोटबुक में अपनी नोट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बुक है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से समझते हुए चलिए धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला टॉपिक चलते हैं। अब तक हमने कहाँ तक था, कुषाण वंश क्या है कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज देखें क्या, गुप्त वंश है ना। तो गुप्त साम्राज्य की यदि मैं बात करूं, गुप्त साम्राज्य ठीक है। यदि मैं गुप्त साम्राज्य की बात करूं तो गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त जो है, ध्यान से समझेंगे। ये संस्थापक कौन थे ये पूछ लिया जाता है। वो है, ध्यान रखना, श्रीगुप्त। देखो, पहले तो केवल जो नाम था वो गुप्त ही था, एकमात्र नाम था। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो गुप्त थे। जैसे ही ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने एक श्री शब्द जोड़ लिया। तो श्री क्या थी इसकी, ध्यान रखना, उपाधि। श्री इसकी क्या थी भाई, उपाधि। ठीक है। गद्दी पर बैठने के बाद इसने एक उपाधि और ली, वो थी महाराज की। कौन सी थी, महाराज की उपाधि ली थी किसने, श्रीगुप्त ने। इसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, ध्यान रखना। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, घटोत्कच हुआ, है ना। ध्यान रखें कौन हुआ, घटोत्कच हुआ। देखेंगे ध्यान से, यहाँ ध्यान से। तो जो था कौन था, मैं बात करूंगा श्रीगुप्त की। और श्रीगुप्त के बाद जो हुआ उत्तराधिकारी वो हुआ घटोत्कच। ये हुआ। दोनों ही दोनों, दोनों के दोनों कैसे थे, अपूर्ण स्वतंत्र, अपूर्ण स्वतंत्र राजा। क्योंकि इन्होंने जो उपाधि ली थी, इन दोनों ने ही उपाधि जो ली थी वो ली थी भाई, ध्यान रखें आप, महाराज की। और महाराज की उपाधि का उस समय माना जाता था कि किसी के अधीन होना। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों क्या थे, अपूर्ण स्वतंत्र राजा थे। और उन्होंने एक उपाधि ली थी किसकी, महाराज की। महाराज की उपाधि उस समय अपूर्ण स्वतंत्र यानी कि जो अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र ना हो उस व्यक्ति को क्या है, दी जाती थी उपाधि, कौन सी, महाराज की। बात समझ में आई। एक चीज और है, श्रीगुप्त के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ समझेंगे ध्यान से। तो श्रीगुप्त ने, ध्यान रखना, मगध में, कहां पर भाई, मगध में। मगध में क्या बनवाया था, एक मंदिर बनवाया था। और मंदिर के लिए ध्यान रखना 24 गांव, 24 गांव क्या कर दिए थे, दान में दे दिए थे। ठीक है, ध्यान रखना। मगध में एक राज्य क्या करा था, श्रीगुप्त ने एक मंदिर बनवाया था जिसके लिए कितने गांव, 24 गांव क्या दे दिए थे, दान में दे दिए। ठीक है, ध्यान रखना। ये कहां पर लिखा गया है, तो ये एक क्या है, प्रभावती देवी है, एक प्रभावती राइटर है, प्रभावती देवी। तो उनके, प्रभावती देवी का एक क्या था, लेख है, ताम्र अभिलेख, ताम्र अभिलेख। ताम्र अभिलेख में ये सब बातें क्या है आपकी लिखी हुई है कि मगध में क्या करा था, श्रीगुप्त ने एक मंदिर बनवाया था जिसके लिए कितने, 24 गांव क्या है, दान में दे दिए थे। ध्यान रखना आप इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं लाइन की ओर, देखेंगे ध्यान से। घटोत्कच भी एक नॉर्मल सही था, है ना। ध्यान रखना, इसके बारे में कोई ज्यादा खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का क्या कहा गया, नेपोलियन। भारत का नेपोलियन का मतलब है कि इसका अर्थ है, ध्यान रखना, फ्रांस का राजा, फ्रांस का राजा। ध्यान रखें, भारत के नेपोलियन का अर्थ क्या है, यानी कि नेपोलियन जो था फ्रांस का क्या था, राजा था। तो यहाँ भारत को, भारत से किसको जोड़ दिया गया है, तो समुद्रगुप्त को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ध्यान रखना। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था, जिसके द्वारा क्या है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की क्या की गई थी, रचना की गई थी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेंगे। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लाइन, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए
दिखाया जाने से लगाया जाता है। तो ये समुद्रगुप्त कौन सा वादक यंत्र बजाते थे? तो कौन सा था? वीणा बजाते थे। ठीक है, ध्यान रखना भाई इसका। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी, इसे कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज की उपाधि किसने ली थी? तो किस किस गुप्त शासक ने ली थी? तो वो ली थी किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त का अधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। देखिए लाइन डायरेक्ट आ गई चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। पहले मैं इससे पहले आपको समझाऊंगा एक चीज। देखो समुद्रगुप्त के बाद जो राजा हुआ, समुद्रगुप्त के जो बाद राजा हुआ वो हुआ रामगुप्त। कौन हुआ था? रामगुप्त। ठीक है, ध्यान रखना। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्यान रखना। क्या नाम था? ध्रुव स्वामिनी जी। ठीक है, और इन पर ध्यान रखना। रामगुप्त पर क्या है? हमला करा था किसने? शको ने। शको ने क्या किया था? हमला किया था। किस लिए? ध्रुव स्वामिनी को पाने के लिए। तो ध्रुव स्वामिनी को पाने के लिए शको ने क्या करा था? उस पर रामगुप्त ने हमला करा था। और रामगुप्त जो था वो ध्यान रखना कैसा शासक था? तो अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक, जो लड़ने पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, युद्ध पे उसका कोई भी किसी भी तरह का ध्यान नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि रामगुप्त की जो हत्या कर दी थी, ध्यान रखे भाई, ये लाइन इसमें नहीं है। रामगुप्त की हत्या की थी वो किसने करी थी? तो वो हमेशा ध्यान रखें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय भी आप इसको बोल सकते हो सेकंड नंबर, या फिर इसको बोलते चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये लाइन इसके अंदर नहीं है, मैं आपको ध्यान समझा रहा, बात को समझे। ठीक है, तो कुषाणों ने उस टाइम पे इन पे क्या कर दिया था? हमला कर दिया। शकों के साथ मिलकर कुषाण आए थे, है ना। तो कुषाण और शकों ने मिलकर इन पे क्या कर दिया था? हमला करा था। ठीक है, अब इसको ध्यान समझेंगे। तो मैं बता रहा कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। बस इतना लिखा हुआ। लेकिन मैं आपको बता रहा कि समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी दूसरे नंबर पे हुआ था वो था रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो उस पर जो नजर पड़ गई थी किसकी? शकों की और कुषाणों की, दोनों की पड़ गई थी। तो उन दोनों ने ही क्या करा था? इस पे मिलकर क्या करा था? हमला करा था। और उस हमले के लिए क्या है? जवाब देने के लायक नहीं थे। कौन? रामगुप्त। तो रामगुप्त की हत्या कर दी थी किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ध्रुव स्वामिनी से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। उसके बाद से शुरू होता है ये लाइन जो अब आप इसमें पढ़ रहे हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध यात्री कौन आया था? फाहियान। ध्यान, चीन का था। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से इसको। देखो चीन का यात्री था जिसका नाम क्या था? फाहियान। इसका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम किसका? फाहियान का। तो वो था, ध्यान रखना भाई, कुड़। क्या नाम था? कुड़। बचपन का जो इसका नाम था, क्या नाम था? कुड़ था। और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने यहाँ पे क्या है? अध्ययन किया था। बात समझ में आई? और इसी ने बताया था कि यहाँ पर क्या है, अध्ययन करने के बाद, कि ये क्या सारा का सारा जो देश है भारत वो किसका है? ब्राह्मणों का देश है। इसने बताया था। यहाँ बताया था कि यहाँ पर कभी भी क्या है? किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। यदि बार बार कोई अपराध करता है तो उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना यहाँ चांडाल एक प्रजाति थी, चंडाल। यहाँ ध्यान से समझेंगे, मैं इसको इधर से रफ कर देता हूँ। देखो ध्यान रखना, चंडाल। चांडाल कौन थे? चांडाल वो थे जो मांस मदिरा का प्रयोग करते थे। मांस या मदिरा का क्या करते थे? ठीक है, प्रयोग करते थे। तो उन्हें क्या बोले थे? चांडाल बोले थे। और चांडालों का सबसे पहले जो उल्लेख करता है, ध्यान रखना, तो वो कौन है? तो वो है, ध्यान रखना, फाहियान। सबसे पहले चांडालों के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? फाहियान ने। फाहियान के बचपन का नाम क्या था भाई? कुड़ था। ये ध्यान रखें आप। ठीक है, चांडालों का पहली बार अगर किसी ने वर्णन करा तो किसने करा था? फाहियान ने। नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे, है ना, ध्यान रखना। तो चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने करी थी भाई? ध्यान रखें, कुमारगुप्त ने की थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेंगे। कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था स्कंदगुप्त ने।
स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। ठीक है, ध्यान रखना कौन था? भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। ठीक है, सबसे बड़ी क्या थी? देश थी। सबको ही पता है ना? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। राष्ट्र मतलब देश। सबसे छोटी कौन सी है? तो वो क्या है? कुल है। जिसके शासन को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भूमि। भूमि थी, जिसके शासन ऊपरी कहलाते थे। भूमि के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंड कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी चाट भाट कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ठीक है, ग्राम सभा का संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था और अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों को लगे है। भूराजस्व का उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग कराता हुआ। ये सब चीजें क्या है? ध्यान से पढ़ना आपको। ठीक है, बाकी जो इंपोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, इनका आप इसका खासकर ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। कायस्थों के सर्वप्रथम यज्ञ स्मृति का मिलना। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। ये ज्यादा इंपोर्टेंट है कि जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो वो का है ओसनम स्मृति में मिलता है। ये आप इसको इंपोर्टेंट रखें, ध्यान रखें भाई। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण, ये आप सभी को पता ही है कि पहली बार सती होने का प्रमाण भानुगुप्त का एक अभिलेख है। कौन सा? एरन अभिलेख। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका खासकर ध्यान रखेंगे भाई कि एरन अभिलेख का संबंध किस विषय से है? तो किससे है? सती प्रथा से। एरन अभिलेख के लेखक कौन है? तो कौन है? शासक। किस शासक के समय लिखा गया? तो वह है भानुगुप्त। ठीक है, आगे देखें। जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वैश्यों को कट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने राजधर्म बताया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गुप्त राजवंश का राजचिन्ह क्या था? तो वो था गरुड़ वाहन। ठीक है, ध्यान रखें क्या था? गरुड़ वाहन। ये इंपोर्टेंट है, इनको लगाते हुए चलेंगे आप। देवगढ़ का दशरथ मंदिर भी क्या है? इन्होंने ही बनाया था। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान केवल 6 ही क्या है? शेष है, जिनमें गुफा संख्या कितनी? 16, 17 गुप्तकालीन गुफा है, जिसमें गुफा संख्या 16 में उत्कृष्ट मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्र में बुद्ध के जन्म, जीवन, महत्वपूर्ण घटनाओं को किया गया है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित, ध्यान रखें, बुद्ध के जीवन से संबंधित गुफा, तो वो नंबर कौन सा है भाई? 17, मतलब खतरा है ना, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एलोरा की कौन सी गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो किससे है? गुफा नंबर 17 से है, जिसमें बुद्ध के बारे में जीवन, मरण, उसके ज्ञान प्राप्ति, सब कुछ पूरा का पूरा जीवन परिचय जो दिया गया है वो कौन सी में? गुफा नंबर 17 में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है भाई इसका। आगे देखेंगे दोस्तों ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंटरलाइन कर लेंगे अपनी बुक में। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म का महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित गुफा बाघ की गुफा है, जो कि ग्वालियर के समीप नामक स्थान पर विद्यापीठ को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन सा था? तो कौन था भाई? कालिदास। और कालिदास की बुकों का आप खासकर ध्यान रखें। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था? धन्वंतरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र पुस्तक का सर्वाधिक संसार का स्वरूप माना जाता है। तो ध्यान रखना भाई, मैं यदि बात करूं पंचतंत्र की, यहां समझेंगे, पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है भाई? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का जो उल्लेख हुआ है तो वो हुआ, ध्यान रखना भाई, 55 भाषाओं में। कितना? 55 भाषाओं में। ठीक है, ध्यान रखें। 55 में कैसे? 40 विदेशी और 15 भारतीय। 15 भारतीय भाषाओं में इसका क्या है भाई? उल्लेख हुआ। लगभग कितनी? 55 भाषाओं में इसका क्या है? उल्लेख है पंचतंत्र पुस्तक का। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत
को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। संसार का यानी वर्ल्ड का पूरे, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका कितने उल्लेख कितनी भाषाओं में हुआ है, 55 भाषाओं में हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया डिटेल से। नेक्स्ट देखेंगे, बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसके 5 भागों में बांटा गया है, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध विधान, अपरीक्षा कृत्य। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। इसमें सर्वप्रथम बताया गया सूर्य पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है, इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, ध्यान, किसने बताया था, तो आर्यभट्ट ने, ठीक है। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसका है, तो किसका है, आर्यभट्ट का। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे, आर्यभट्ट, वाल्मीकि, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस मंदिर बनाने की कला का जन्म सबसे पहले किस किस के समय में हुआ था, तो वो किसके समय में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। इसका ध्यान रखेंगे भाई। कुछ अब क्या पढ़ेंगे, दक्षिण के राज्य पढ़ते हुए चलेंगे ध्यान से। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति, ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। और इनकी राजधानी, तो राजधानी क्या थी, थानेश्वर, ठीक है भाई। इतनी बात ध्यान रखें इसके लिए, जो इंपॉर्टेंट है केवल उसको ही आप क्या है लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर देखें, प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्र जन्मदाता था। प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टा और महाराज अधिराज की जैसे सम्मानजनक उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहम वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहम वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जिसे वो उठा छुड़ा कर ले आया था, है ना। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, ठीक है। राज्यवर्धन ने क्या करा था, देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका ध्यान रखें कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, तो वो कौन था, शशांक। कौन था वो राजा, शशांक। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने पट्टप परम भट्टाचार्य नरेश की उपाधि धारण की थी। ये ध्यान रख लें कि इसकी परम भट्टारक की उपाधि किसने ध्यान रखे, किसने करी थी, तो हर्ष ने। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लगा के रखे भाई अपनी बुक में, कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में आया था, तो किसके समय आया था, हर्षवर्धन के। फाइयान किसके समय में आया था, तो किसके समय में आया था, फाइयान की यदि बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ठीक है। इति सिंह अलबरूनी के समय में आया था। ये सब चीजें पीछे करेंगे और पीछे की तरफ चलें तो वो पूछा जा सकता है आपसे कि मेगस्थनीज किसके समय में भारत आया था, तो किसके, चंद्रगुप्त के समय में। किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त के समय में भारत आया था, ठीक है। ध्यान, तो आपको पता ही है ट्रांसलेटर के रूप में उसने काम करा था, ठीक है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित भी कहा जाता है, या वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो ह्वेनसांग को क्या कहा गया, यात्रियों का राजकुमार। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया, यात्रियों का राजकुमार, तो वो किसे कहा गया था, वो इसी कहा गया था, किसको भाई, ह्वेनसांग को। और इसी के समय में ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं हर्षवर्धन की बात करूं, तो हर्षवर्धन के समय में ध्यान रखना 5वीं बौद्ध संगति हुई थी। 5वीं बौद्ध संगति हुई थी, ध्यान रखें आप इसका, कि 5वीं बौद्ध संगति कब हुई थी, 4 तो आपके याद होंगे, है ना, ध्यान रखें। और उसकी किस शासक के समय में हुई थी, तो हर्षवर्धन के समय में। उस समय का जो अध्यक्ष बनाया गया था किसको, ह्वेनसांग को बनाया गया था। किस लिए की गई थी, बस ये करने के लिए कि महायान और हीनयान शाखा के बारे में कि कौन सी क्या है, उच्च है, तो महायान शाखा को क्या माना गया था, उच्च माना गया था, और कुछ नहीं था, बस इतना ही था उसमें। उसके बाद यहाँ से जो है ह्वेनसांग क्या है, राजदूत बनकर खुद चीन गया था। किसका राजदूत बनकर, हर्षवर्धन का राजदूत बनकर गया था। आगे देखेंगे, हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे, तो देखो इसने कहा अपने दूत चीन भेजे, तो उसमें ध्यान रखना कौन गया था, वो ह्वेनसांग ही गया था। 643 ईस्वी में 645 के बीच चीन दूत उसके दरबार में आए।
हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यादव हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म क्या कर लिया था, और कौन सी महायान शाखा को राज्यश्रेय प्रदान किया, वह पूर्ण बौद्ध बन गया। मैंने भी बताया कि पांचवी जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें यही बताया गया था कि कौन सी शाखा को लेकर, महायान शाखा को। महायान शाखा को क्या माना गया था, उच्च माना गया था, यानी कि बड़ा माना गया था, और ये पांचवी बौद्ध संगति में हुआ था ऐसा। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध सागर धर्म की दीक्षा प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग की प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुएनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। बाण भट्ट हर्ष के क्या थे, दरबारी कवि थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेंगे कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था, तो वो तो कौन था, बाण भट्ट। ठीक है, ध्यान रखना। और जिसने किसकी रचना की थी, हर्षचरित और कांतांबरी की रचना किसने करी थी, तो बाण भट्ट ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखना। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 पुस्तक नामक ग्रंथों की जो रचना की थी वो किसने की थी, हर्ष ने की थी। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि धावक नामक वह कवि ने हर्ष के पुरस्कार देकर तीनों उसके नाम से लिख दी थी। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हमें फिलहाल ये ध्यान रखना कि किसने लिखी थी, कौन कौन सी, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी पुस्तक है, तो वे हर्ष की है। वो बात अलग है कि वो किसने लिखी थी, रियलिटी कुछ और है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज और महासामंत कहे जाते थे। तो यहाँ तक के लिए क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लास्ट है हर्ष चरित्र के वाला। हर्ष चरित्र के प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग आया है। तो लोकपाल शब्द का जो पहली बार प्रयोग आया था वो किसके समय में आया था, तो हर्ष के समय में आया था। ये ध्यान रखें भाई, आप इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इन सबको क्या है, इंपॉर्टेंट लगाते चलेंगे बुक में अपने अपने। और इन्हीं चीज़ों क्या है, बार बार हमें क्या करना है, रिपीट करना है। जो कुछ बचेगा वो हम प्रीवियस में देखेंगे, प्रीवियस की बुकों में देखेंगे, या सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाएंगे उसमें देखेंगे कि क्या छूट गया। बाकी अब तक जो इंपॉर्टेंट है आप इसी को अंडरलाइन करते हुए चले बहुत अच्छे से। ये आपके लिए क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं अपने। तो इसमें है पुलिस के कर्मचारियों को चाट बाट कहा जाता था, ये पहले भी आया था, है ना, ध्यान रखें इसका। अश्व सेना अधिकारी को बेहद पैदल चलना, अधिकारी को बल कर करना। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए क्या थी, प्रसिद्ध थी। ठीक है, ध्यान रखें। और जब जैसे ही कुषाण आएंगे तो कुषाणों के समय में क्या हो जाएगी, मथुरा रेशम वस्त्रों के लिए हो जाएगी, अभी सूती वस्त्रों के लिए, फिर रेशम के लिए हो जाएगी। तो पल्लव वंश, तो इनका तो केवल ये ध्यान रखें कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु। इनकी राजधानी क्या थी भाई, कांची। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, खासकर आप ध्यान रखें पल्लव वंश का। ठीक है, किराती जूनियम के लेखक कौन है, तो वे कौन है, भारवी। सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, ध्यान रखें। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए कुछ, उनका आप ध्यान रखें। यहाँ से देखें, महाबलीपुरम के एकासम मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है का निर्माण किसने करा था, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। ठीक है, रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी के प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वात्पिक कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना उपाधि को भाई, कि वात्पिक कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ठीक है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना इसका भी भाई। राज राजेश्वर मंदिर भी इसे क्या कहा था, राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजों का आप ध्यान रखें। राज राजेश्वर मंदिर, ठीक है, या फिर इसे बोले कैलाशनाथ मंदिर। इन चीजों का आप ध्यान रखें कि किसने कराया था, तो वो कौन था, नरसिंह वर्मन तृतीय। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको ध्यान रखें। 10 कुमार चरित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो दंडी। ठीक है, ध्यान, नरसिंह वर्मन के क्या थे, दरबार में रहते थे। ये हमें बुक ध्यान रखनी है बस ज्यादा, कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो वे कौन है, दंडी है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैंकुट वेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत त्रिमन्नम अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। राष्ट्रकूट में पढ़ेंगे ध्यान से कि राष्ट्रकूट क्या है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग। ठीक है, ध्यान रखना।
राष्ट्रकूटों से कौन है? दंतीदुर्ग। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध निर्माण, ये ध्यान रखें, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये क्या है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। पल्लव पांड्य केरल गंग शासकों में संत गोविंद ने नष्ट किया था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ कविराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? जिनसेन। इनका ध्यान रखें भाई। आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जिनसेन। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? तो कौन थे? अमोघ वृत्ति थे। ठीक है, ध्यान रखें। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी के जल में समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम मसूदी भारत आए, जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्य रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तैलपदित्य ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य का अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का जो निर्माण कराया था, गुहा मंदिरों का जो निर्माण कराया था, वो किसने कराया था? तो वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का जो निर्माण कराया वो किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने कराया। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, जिनमें से 1 से 12 तक बौद्धों से है। ठीक है, ध्यान रखना। 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक कहाँ है? हिंदुओं तक। और 30 से जो आगे चलेंगे 34 तक, कौन सी है? जैन गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव धर्म शासक संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक है। राष्ट्रकूटों ने अपने 4 राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार करने की स्वीकृति दी थी। तो ध्यान रखना, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं 2 ज्यादा ध्यान रखा। और यहाँ पे कृति है जो रचनाएं हुई थी आदि पुराण की, जैसे कि जिनसेन की, तो इनका ध्यान रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए खास है उसको ज़्यादा पढ़ने की हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे और बार बार उसको क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको क्या है? ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ऐसे ही पढ़ेंगे चालुक्य वंश। तो चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो स्थापना की तैलपदित्य ने। राजधानी क्या थी? मान्यखेट। ठीक है, ध्यान, क्या थी? मान्यखेट इसकी क्या रही? राजधानी रही। तो चालुक्य वंश के कुछ प्रमुख शासक हुए, कोई नहीं, आगे पढ़ेंगे हम। इस वंश का जो प्रतापी शासक हुआ वह विक्रमादित्य चतुर्थ के नाम से हुआ था। ठीक है, ध्यान। मिताक्षरा ध्यान रखें। ये मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्यान नामक ग्रंथ की रचना जो की थी महान विधिवेत्ता कौन थे? विज्ञानेश्वर। ये ध्यान रखें। मिताक्षरा किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? इसकी भाई विज्ञानेश्वर की। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? विल्हन ने की थी। ये कृतियां आप खासकर ध्यान रखें, इतिहास से लेकर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें विक्रमादित्य चतुर्थ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश फिर आ गया कौन सा? ये कल्याण था। तो ये क्या है? वातापी। तो वातापी के जो संस्थापक की जिम्मेदारी किसको बताई? तो वातापी को दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। इतना कोई खास नहीं है इसमें, बस हुई है अजंता और एलोरा गुफाओं से ये रिलेटेड ध्यान रखना है। ऐहोल अभिलेख को देख लेना इसमें। ठीक है, जो किसके समय में लिखा गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के समय में लिखा गया था। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है और एक ये है इंपॉर्टेंट। ये ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो किसका है? पुलकेशिन द्वितीय से है। दूसरा अजंता गुहा चित्रों को क्या है? पुलकेशिन द्वितीय को उसमें क्या है? दिखाया गया है। ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट पेज देखेंगे दोस्तों। ये छोटे छोटे वंश हैं, इनके हमें क्या करना? शासक ध्यान रखने और इनकी राजधानी ध्यान रखनी, ज्यादा नहीं है, बस इन चीजों को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। कि चालुक्य वेंगी का कौन था? वेंगी चालुक्य वंश का कौन था? विष्णुवर्धन था। राजधानी वेंगी थी। फिर चोल में ध्यान रखेंगे, चोल का कौन था? तो वो कौन था? विजाल्य। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था भाई? विजाल्य। ठीक है, इनके बस ये ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कि इनके उपाधि ध्यान रखें थोड़ा थोड़ा। तो आप सभी उन छोटे छोटे जो शासक रहे या छोटे वंश रहे उन सबके क्या है? संस्थापक और उनकी राजधानी आप क्या है? याद रखें। और उस समय में होने वाली जो बुकें हैं उनका आप खासकर ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों।